अगर जनरल मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान में अनगिनत कोशिशों और ख्वाहिशों के बाद मार्शल नहीं लगा तो इसका क्रेडिट अमेरिका के दो सियासतदानों जॉन कैरी और डिक लूगर को जाता है। मगर इस बिल के अमरीकी ऐवान बाला से पास होने में हुसैन हक्कानी और आसिफ जरदारी ने भी अहम किरदार अदा किया और फिर जनरल कियानी और जनरल पाशा उनके खिलाफ हो गए। जिस्तजो में आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर कैसे जनरल पाशा ने प्रोजेक्ट इमरान पर काम शुरू कर दिया, उन्हें नवाज शरीफ से क्यों चिढ़ थी, शहबाज शरीफ ने माइनस नवाज शरीफ की ऑफर पर क्या जवाब दिया, जरदारी से उनकी नाराजगी क्या कैरी लूगर बिल की वजह से हुई थी, जनरल पाशा क्यों जनरल अयूब को बेहतरीन लीडर और सदारती निज़ाम को पाकिस्तान की बका समझते थे, जनरल पाशा प्रोजेक्ट इमरान को अप्रूवल के लिए जनरल कियानी के पास लेकर गए तो उनका क्या जवाब था, क्या अलीम खान, जहांगीर तरीन और दीगर सियासतदान जनरल पाशा के कहने पर पीटीआई में गए, जनरल पाशा ने अमरीकी सफ़ीर से इमरान खान का तारुफ करवाते हुए क्या कहा, लियोन पनेटा ने क्यों कहा कि रेमंड डेविस गलती के बावजूद अमरीकी शहरी है और अमेरिका अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, रेमंड डेविस की रिहाई के लिए कैसे नवाज शरीफ, जरदारी और फौज एक पेज पर आ गए, और सबसे बढ़कर क्या रेमंड डेविस की रिहाई वाले दिन जनरल पाशा खुद कमरा अदालत में मौजूद अमरीकी सफ़ीर को अपडेट कर रहे थे। तक जनरल पाशा का सवाल है। जनरल पाशा पीटीआई के रिक्रूटमेंट ऑफिसर भी रहे। अक्टूबर 30 का जो जलसा हुआ था, फेमस जलसा, वो ऐसे ही नहीं हो गया था। मेरे साथ खुद मिले जनरल पाशा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस किस्म की एक्सटेंशंस किसी को भी, खा वो फौजी हों खा वो सिविलियन हों, वो नहीं मिलनी चाहिए। मौजूदा DGISI पहले भी एक्सटेंशन दें, मजीद एक साल उनको एक्सटेंशन मिलना न सिर्फ उनके लिए बल्कि इदारे के लिए मुनासिब नहीं है। बताया कि ISI के साबिक सरबरा जनरल शुजा पाशा बैरून मुल्क चले गए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि रिटायरमेंट के फौरी बाद शुजा पाशा ने मुलाजमत कैसे इख्तियार की। शिकायत भी की कियानी साहब को, पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ गए, तो पाशा साहब भूल के जो पहले बात हुई थी वो कहते हैं चौधरी साहब आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। वाज़े तौर पर इत्तला थी कि पाकिस्तान का दौरा करने वाली श्रीलंकन टीम इस वक्त जद में आ सकती है जब वो होटल और कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरमियान नहबे सफ़र हो या फिर वो होटल में क़याम पज़ीर होगी। इस इत्तला के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से एक आला सतही मीटिंग हुई और श्रीलंकन टीम की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। शायद ये मनसूबा नाकाम हो जाता, मगर 25 फरवरी को पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी और IG, CPO, SP ऑपरेशंस और 6 दीगर SPs को तब्दील कर दिया गया। इस मामले को संजीदा न लेने की वजह से वही हुआ जिसका खदशा था। 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम के साथ लाहौर की सड़कों पर जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और फिर भारत अपने मकसद में कामयाब हो गया। मुंबई वाक़या का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरकर वो आलमी मीडिया पर पहले ही सुर्खरू हो चुका था और अब पाकिस्तान में इस नई कामयाबी का नतीजा ये निकलने वाला था कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट टीम घुसने वाली नहीं थी। मगर यहीं पर बस नहीं हुई, बल्कि इसी साल यानी 2009 में भी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने एक बार फिर जनरल पाशा की अहलियत पर सवाल उठा दिए। 10 अक्टूबर 2009 की सुबह 10 अफराद ने पाकिस्तानी फौज के रावलपिंडी वाक़या हेडक्वार्टर GHQ को निशाने पर ले लिया। गेट पर तैनात मुहाफिजों को शहीद करके GHQ की इमारत में दाखिल होने में कामयाब हो गए और उन्होंने कई घंटे तक GHQ में मुलाजमीन को यरगमाल बनाए रखा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर सवालात उठ रहे थे, दुश्मन मुसलसल अपने मकासद में कामयाब हो रहा था। वजह कुछ भी हो मगर संजीदा तहकीकात की ज़रूरत थी। मगर ऐसे वक्तों में जब अमरीकी जासूस रेमंड डेविस ने लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तानी कानून को चैलेंज करने वाला था, जनरल अहमद शुजा पाशा सियासी मैनेजमेंट शुरू कर चुके थे। यानी एक नाकाम सियासतदान इमरान खान को रियासती ताकत के ज़रिए बड़ा सियासतदान बनाने का मंसूबा। ये सरीहन उनकी अपने हलफ से रूगर्दानी थी, मगर क्या करें कि उन्हें नवाज शरीफ और जरदारी के नाम से ही नफरत थी। तो उन्होंने एक नाकाम तरीन सियासतदान इमरान खान को गैर फितरी अमल से दामे दरमे सुखने बतौर DGISI अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया।
वैसे तो प्रापुगंडे ने बहुत काम कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी सरकारी इदारे में मेरिट पर भर्ती होने वाले लोग ही उस इदारे को तरक्की पर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजर कर आते हैं। ऐसे ही मुल्क चलाने वाले सियासतदान जो बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं वो भी एक प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। इमरान खान का सियासी कद 2011 तक वही था जिस काबिल वो थे, यही उनका सियासी मकाम था, मगर जनरल पाशा ने रियासत की ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर फितरी तौर पर स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन लगाकर पाकिस्तानी कौम पर एक बड़े लीडर के तौर पर मुसल्लत करने का गुनाह अजीम किया, और इसका नतीजा पूरी कौम ने भुगता। और जर्नैलों ने भी वो वक्त देखा जब कई सालों बाद जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान किया, तो वो पाकिस्तान के पहले ऐसे सियासतदान बन गए जिन्होंने आर्मी पर इस वजह से तनकीद की कि उन्होंने सियासत में दखल देने से क्यों तौबा की है। जनरल शुजा पातशाह जब से DGISI बने थे तब से वो मुसलसल अंदरूनी बैरूनी साजिशों से नबुर्दाज़मा होने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। जब उनकी सर्विस का 1 साल रह गया तो शायद उस वक्त उन्हें यह ख्याल शिद्दत से आने लगा कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बहुत ख़राब है। 2 सियासी जमातें मुसलसल पाकिस्तान को लूटने में मसरूफ़ हैं। शरीफ और जरदारी ख़ानदान इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। उन्हें ख़ास तौर पर नवाज शरीफ से एक चिढ़ थी और वो -1 के फार्मूले पर ये चाहते थे कि नवाज शरीफ सियासत से आउट हो जाएं, तो आर्मी शहबाज शरीफ को मुकम्मल सपोर्ट करने पर तैयार है। जावेद चौधरी इसका अहवाल कुछ यूँ बताते हैं। जनरल कियानी और जनरल पाशा ने 2 मरतबा मियाँ नवाज शरीफ को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर ये अपने बड़े भाई को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुए। यूँ साफ नज़र आने लगा कि मियाँ नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म हो और ये इस बार भी फ़ौज के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। जनरल पाशा मियाँ नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते थे। मेरे सामने उन्होंने तस्लीम किया। मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला, मुझे उनके ख्यालात और तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ था। जनरल कियानी और जनरल पाशा की जरदारी और नवाज शरीफ से इतना चिढ़ते थे तो शायद इसकी 2 बुनियादी वजूहात रही होंगी। आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत बनने के बाद जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वैसे तो कई कोशिशें की, लेकिन उनके 2 इक़दामात से पाकिस्तान आर्मी बहैसियत इदारा मज़ीद मजबूत और प्रोफेशनल हो सकती थी। मगर ये तब्दीली सियासी जर्नलों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती थी। यानी कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमेरिकी सियासतदानों जॉन कैरी और डिक लूगर से एक बिल पास करवाया जिसे कैरी लूगर बिल कहा गया। अगर जनरल मुशर्रफ के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने आज तक मार्शल लॉ नहीं लगाया तो इसकी दीगर भी कई वजूहात होंगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह आसिफ अली जरदारी और हुसैन हक्कानी का कारनामा ये कैरी लूगर बिल था। इस बिल के बाद पाकिस्तान के लिए अमेरिकी इमदाद को 3 गुना बढ़ा दिया गया था, मगर इसमें एक ऐसी शिक थी जो सियासी जर्नलों को काबिल कबूल नहीं थी। यानी अगर पाकिस्तानी फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया तो अमेरिका अपनी इमदाद बंद कर देगा, यानी अमेरिकी इमदाद पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल से मशरूत कर दी गई थी। जरदारी और हुसैन हक्कानी ने यह कारनामा अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर किया था, मगर सदर जरदारी की तरफ से दूसरी कोशिश जिसने जनरल कियानी को बहुत नाराज़ किया था वो ये थी कि ISI को वजारत दाखिला के अंडर करने की कोशिश। मगर जनरल पाशा तो दीगर ख्यालात के अलमबरदार थे। उनके ख्याल में तो पाकिस्तान में पार्लिमानी तर्ज सियासत ही नहीं होना चाहिए था। सन 2000 में ब्रिगेडियर थे तो पाक आर्मी की ग्रीन बुक में शाया होने वाले अपने मजमून जिसका उन्वान द रोल ऑफ द आर्मी इन बिल्डिंग द प्राइमरी एजुकेशन बेस में वो सदारती निज़ाम की वकालत करते नजर आते हैं। जैसा कि इस मजमून से ही जाहिर है ये आर्मी की आईनी हदूद से मुतसादिम है और ना ही मुल्क का तालीमी निज़ाम बेहतर करना आर्मी का काम होता है। करीम क्यास है कि जब वो DGISI के ओहदे पर फायज हुए होंगे तो उनको ज़रूर ख्याल आया होगा कि वो अब एक पाकिस्तानी के तौर पर अपना किरदार अदा करें और मुल्क के सियासी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें, जैसे वो बतौर ब्रिगेडियर तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सोचा करते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कियानी से गुफ्तगू की और कायल करने की कोशिश की कि अब वक्त है पाकिस्तान में एक तीसरी सियासी कुव्वत को एक्टिव किया जाए। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी इसका अहवाल कुछ यूँ बताते हैं। इस फिजा में एक दिन जनरल पाशा ने जनरल कियानी से कहा, हमें इमरान खान से भी मिलना चाहिए, उसमें बहुत पोटेंशल है, उसे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जनरल कियानी की इजाज़त से जनरल पाशा ने 2011 में पहली मरतबा इमरान खान से मुलाकात की। ये मुलाकात
जमान पार्क लाहौर में इमरान खान के घर हुई थी। जनरल पाशा यूनिफॉर्म में थे। मेरे ख्याल में ये मुलाकात 2011 में नहीं 2010 में हुई थी, क्योंकि जनरल पाशा ने प्रोजेक्ट इमरान पर 2010 में काम शुरू कर दिया था। जनरल पाशा की सर्विस में चंद माह रह गए थे और वो जाने से पहले इमरान खान को एक सियासी ताकत बनाने के मिशन का आगाज़ कर चुके थे। फिर यही वो वक्त था जब इमरान खान की सियासी ब्रांडिंग का आगाज़ हो गया। जनरल पाशा ज़ाती हैसियत में जहांगीर तरीन के घर गए। अलीम खान को हिदायत जारी हुई कि वो PTI में शामिल हो जाए। सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में सियासतदान परवेज़ इलाही ने इल्ज़ाम लगाया था। जितने भी अहम लोग तहरीक इंसाफ में नज़र आते हैं उन सबको जनरल पाशा ही लेकर गए। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या जहांगीर तरीन को जनरल पाशा ही तहरीक इंसाफ में लेकर गए, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने इस्बात में जवाब दिया और कहा कि वही लेकर गए थे। इसके बाद सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने मज़ीद सवाल किया कि और कौन से शख्स को वो लेकर गए थे, जिस पर स्पीकर ने कहा कि अलीम खान समेत PTI के तमाम अहम लोगों को जनरल पाशा PTI में लेकर गए थे। यहीं पर बस नहीं, बल्कि जनरल पाशा तो इमरान खान को बासर लोगों से मिलवाया भी करते थे। लंदन के अखबार संडे टाइम्स ने एक स्टोरी शाया की कि ये जनरल पाशा ही थे जिन्होंने इमरान खान की अमरीकी सफ़ीर कैमरून मिंटर से मुलाकात का एहतमाम किया और उनको एक नई सियासी ताकत के तौर पर मुतारिफ करवाया। जनरल अहमद शुजा पाशा 1 साल की एक्सटेंशन पर थे। 18 मार्च 2011 को वो रिटायर्ड होने वाले थे। वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा, मगर ऐसे ही वक्त में उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिससे वो अमेरिका के नज़दीक हो गए, गुड बुक्स में आ गए और इन्हें बतौर DGISI 1 साल की तौसीक़ का शानदार मौका भी मिल गया और उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। रिटायरमेंट में 2 माह से भी कम वक्त था। जरदारी भी चाहते थे कि जनरल पाशा रिटायर्ड हो जाएं, मगर 27 जनवरी 2011 को मज़ाम चौक लाहौर में एक अमरीकी जासूस रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानी शहरियों को राह अदम रवाना कर दिया। रेमंड डेविस फरार हुआ तो हजूम ने पीछा किया। अनारकली बाजार के तंग रास्ते में वो हजूम के निरगे में आ गया, जब पुलिस ने आकर उसकी जान बचाई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका एक्टिव हुआ तो ये 2 टोक मौक़िफ़ था कि चाहे रेमंड डेविस ने जो भी किया हो, लेकिन वो अमरीकी शहरी है और अगर वो पाकिस्तान में जलील हुआ तो ये अमरीकी शहरियों के मोराल और सुपर पावर की प्रेस्टीज के लिए अच्छा नहीं होगा। लेवन पनेटा अपनी किताब द फाइट्स अ मेमोयर ऑफ लीडरशिप इन वार एंड पीस में लिखते हैं, रिहाई ने इन पाकिस्तानियों को मुश्तिल किया जो उसे CIA के एजेंट के तौर पर देख रहे थे और पाशा के साथ मेरे ताल्लुकात बेशक अच्छे हो गए थे। मेरे कुछ इंतज़ामी साथियों और बाहर के कई लोगों ने यह सवाल पूछा कि हुकूमत ने डेविस की वापसी के लिए इतनी मेहनत क्यों की। जवाब आसान है, डेविस पाकिस्तान में इसलिए था क्योंकि अमेरिका ने इसे वहाँ मुल्क के लिए एक काम करने के लिए भेजा था। चाहे उसने उसे बेहतरीन अंदाज में नहीं किया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़। ये इसकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उसे घर वापस लाया जाए। 16 मई को डेविस अमेरिका वापस आ गया। सिफारती चैनल्स एक्टिव हुए। रेमंड डेविस का केस अदालत में पहुंच गया और अमेरिका इसकी रिहाई के लिए रास्ते ढूंढने लगा। यही जनरल पाशा उनकी मदद को आए। रहमान मलिक उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने एक बयान में कहा कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि रेमंड डेविस को बिल्कुल भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसके पास सिफारती इम्यूनिटी भी क्यों ना हो, और पाकिस्तानी अदालत को यह फैसला करने दिया जाए। मगर एक आला सतही मीटिंग में DGISI ने यह ऑप्शन दी कि अमेरिका ये चाहता है कि रेमंड डेविस के केस में खून बहा या दियत के इस्लामी कानून को इस्तेमाल किया जाए। फिर पंजाब हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री इंटीरियर के ताउन से ये मसला हल किया गया। रेमंड डेविस अपनी किताब द कॉन्ट्रैक्टर में लिखते हैं, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के साथ दौरा पाकिस्तान के दौरान ये मामला तय हुआ, जबकि कुछ ने बताया कि अमरीकी सफ़ीर कैमरून मिंटर और ISI चीफ जनरल पाशा के दरमियान होने वाली मुलाकात में ये मनसूबा तश्कील दिया गया। ये अफवाह भी थी कि इसमें फ़ौज, सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ भी शामिल। इसका क्रेडिट किसी एक फ़र्द को नहीं जाता, बल्कि इसमें सब एक ग्रुप की तरह काम कर रहे थे। जनरल पाशा ने रेमंड डेविस की रिहाई के लिए बहुत मेहनत की। जब वो DGISI बने थे उस वक्त से ये पहली बार था कि अमेरिका को उनकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, जैसे इससे पहले अमेरिका को मुशर्रफ की ज़रूरत थी।
और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब रहा तो रेमंड डेविस की रिहाई 16 मार्च 2011 को अमल में आई। जनरल पाशा जो 18 मार्च 2011 को रिटायर्ड हो रहे थे, उन्हें 1 साल की तोसी मिल गई। रेमंड डेविस ने भी अपनी किताब द कॉन्ट्रैक्टर हाउ आई लैंडेड इन अ पाकिस्तानी प्रिजन एंड इग्नाइट अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस में जनरल पाशा के किरदार को सराहा है। बहुत से लोगों को यकीन है कि इस सारे खेल के पीछे ISI के सरबराह जनरल पाशा थे, जो अदालत में पिछली कतार में बैठे अमेरिकी सफ़ीर कैमरून मिंटर को मोबाइल से अपडेट करते हुए मैसेज कर रहे थे। अमेरिका के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की इन खिदमात का जनरल पाशा और जनरल कियानी को एक्सटेंशन की सूरत में फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन अमेरिका ने इस पर पहला जेस्चर बहुत अजीब किया। हालात ऐसे पैदा हो गए थे, वरना किस में इतनी ज़रूरत थी कि एक अमेरिकी शहरी रेमंड डेविस को कई हफ्तों तक पाकिस्तानी जेलों में कैद रखते। मगर अमेरिका की मुंतकिम मिजाजी मुलाहिजा फरमाए कि अभी रेमंड डेविस का जहाज़ पाकिस्तानी फ़िज़ा में उड़ा ही था तो अमेरिका ने कबायली जरगे पर ड्रोन को भेज दिया। कई मासूम पाकिस्तानी दुनिया से चले गए और हैरानकुन तौर पर अमेरिका ने रेमंड डेविस की बेवकूफ़ियों का बदला लेने की कोशिश की थी। साबिक DG ISI असद दुरानी अपनी किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स में बताते हैं, नेता नाकाबिले बर्दाश्त CIA डायरेक्टर और बाद में डिफेंस सेक्रेटरी था, जो हमारा बदखा था और वाहिद वजह थी जिसकी वजह से हिलरी क्लिंटन को जीतना नहीं चाहिए। हमले के बाद उससे पूछा, ये तो कबायली जरगा था, तुमने इसे क्यों निशाना बनाया? उसका बेरहमाना जवाब था, ये कोई खुशी की तकरीब नहीं थी, हमें उन्हें ये पैगाम देना था कि हमारे आदमी को 6 हफ्तों तक जेल में रखने की हिम्मत कैसे हुई। जनरल ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम चलता रहा, लेकिन हकीकत ये है कि जब से पाकिस्तान बना है एक फ़ौजी पार्टी यहाँ पर ज़रूर एक्टिव होती है, जिसे किंग्स पार्टी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम लीग की असर-ए-नो तामीर की। फ़ौजी दबाव और चाहत में कई सियासतदान उसमें आए, तो ये उस वक्त दरअसल किंग्स पार्टी थी, यानी नवाज शरीफ किंग्स पार्टी में हुआ करते थे। 1999 में मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुस्लिम लीग काफ नामी किंग्स पार्टी बनाई गई। सियासी जर्नलों की ईमा पर इसमें सियासतदानों को भर्ती किया गया, तो यही काम दोबारा PTI के साथ किया गया, यानी PTI अब नई किंग्स पार्टी थी। PTI भी दरअसल आर्मी की सियासी जमात बन चुकी थी। जनरल पाशा ने इस जमात को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले पुरानी किंग्स पार्टी को निशाना बनाया, यानी मुस्लिम लीग काफ में से सियासतदानों को अहकामात मिले कि अब नई किंग्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी इसका अहवाल रोज़नामा नई बात में लिखे अपने कॉलम में बताते हैं। 2011 में PTI के बारे में हवा भरने का अमल शुरू हो गया, तो सबसे पहले काफ लीग के बंदे तोड़ने का काम शुरू किया गया। चौधरी बरादरान परेशान हो गए और शिकायत करने आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के घर जा पहुँचे। उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनवाई गई, जिनमें एजेंसी के अफसरान काफ लीग के अरकान को तरगीब दे रहे थे कि काफ लीग किस्सा पारीना हो चुकी है, PTI ही रोशन मुस्तकबिल है, इसलिए देर न करें। जनरल कियानी ने मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया और उसी वक्त DG ISI जनरल शुजा पाशा को फ़ोन मिलाकर पूछा, तो जनरल पाशा ने कहा कि मुझे कुछ इल्म है और ना ही इस मामले से ISI का कोई ताल्लुक है। चौधरी बरादरान जनरल पाशा के पास गए तो उन्होंने कहा, आपको किसी ने गलत इतला दी है, हमारा PTI से क्या लेना देना। खाने की मेज़ पर सियासी गुफ्तगू छिड़ गई। इसी दौरान जनरल पाशा भूल गए कि चौधरी बरादरान क्या शिकायत लेकर आए हैं। उनके मुँह से निकल गया कि आप इमरान खान से इत्तेहाद कर लें, मुलाकात का एहतमाम हम कर देंगे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जनरल कियानी और जनरल पाशा से भीख मांग रहे थे, उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि खुदारा मुल्क व कौम के लिए इस मुश्किल वक्त में इसी ओहदे पर मज़ीद काम करते रहें। तो जनरल पाशा ने इस 1 साल को गनीमत जाना। इमरान खान को 2010 में 3 मीडिया मैनेजर्स दिए गए, जिनमें से एक मोहसिन बेग थी, जो बाद में जनरल पाशा की तरफ से दस्ते शफ़क़त उठाए जाने के बाद वापस चले गए, यानी उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए थे। जस्तजु में जनरल पाशा की दास्तान हयात की तीसरी किस्म में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ISI का वो सियासी सेल जो जनरल मुशर्रफ के दौर में गैर मुतहर्रक हो चुका था, जनरल पाशा ने कैसे उसे दोबारा एक्टिव किया और बामे अरूज तक पहुँचाया। सबको जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ दलील देने वाले जनरल पाशा क्यों एक्सटेंशन के लिए उन्हीं सियासतदानों से सिफारिशें करवाया करते थे।
जनरल पाशा ने कैसे रियासत की सारी ताकत एक नाकाम सियासतदान इमरान खान को कामयाब करवाने के लिए झोंक दी। क्या जनरल पाशा को एबटाबाद में खुफिया घर का इल्म था? एबटाबाद ऑपरेशन की इत्तला देने के लिए लियोन पनेटा ने जनरल पाशा को फ़ोन किया तो उनका क्या रद्द अमल था? नवाज शरीफ ने जनरल पाशा की तरफ देखते हुए कहा, सियासत में फ़ौज या इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार नहीं होना चाहिए। मेमो स्कैंडल क्या था? जनरल पाशा ने कैसे अपने पेट सहाफ़ियों से इसे मेमो गेट बनवाकर जरदारी और हुसैन हक्कानी से बदला लेने की कोशिश की? क्या जनरल पाशा ने CIA के सरबराह से खुफिया मुलाकात में उन्हें नेटो सप्लाई जल्द बहाल करने की यकीन दहानी करवाई? और सबसे बढ़कर जनरल पाशा और एजाज शाह कैसे धरने के दौरान नवाज शरीफ को घसीट कर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालने का मंसूबा बना चुके थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।